हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल बॉडी चैनल। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का रेट एनालिसिस एंड लेबर लॉ हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्लासिफाइड लेबर। लेबर कितनी तरह की होती है, वर्कमैनशिप जो होते हैं तो कितनी तरह। पहला होता है हमारा, पहला होता है स्किल्ड होता है, स्किल्ड फर्स्ट क्लास, ठीक है, और स्किल्ड सेकंड क्लास, और हमारा एक अनस्किल्ड होता है, ठीक है, अनस्किल्ड। तीन तरह के लेबर होते हैं, स्किल्ड फर्स्ट क्लास एंड स्किल्ड सेकंड क्लास और अनस्किल्ड। तो हमारे स्किल्ड फर्स्ट क्लास, स्किल्ड सेकंड क्लास और अनस्किल्ड फोर्थ क्लास, ये कोई क्लास नहीं होता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये क्लासिफिकेशन हम बेसिस पे करते हैं कौन सा लेबर जो है स्किल्ड है और अनस्किल्ड है, उसके बेसिस पे हम उसको क्या देते हैं, काम वर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहले का कौन सा है, आज का है डी। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द concrete used for cement concrete road grade, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड ग्रेड के लिए जो हम यूज करते हैं M15 यूज करते हैं फॉर 20 mm बैलास्ट के लिए। ठीक है, हैंड ब्रोकन स्टोन कह सकते हैं आप, या फिर अगर हमें बेस कोर्स बनाना है कॉन्क्रीट, या अगर हम बेस कोर्स बनाएंगे तो बेस कोर्स के लिए हम जो करेंगे वो उसमें कौन सा रेशियो यूज करेंगे, 1:4:8 यूज करेंगे। यूजिंग हम क्या करेंगे, 40 mm HBG हार्ड ब्रोकन मेटल्स यूज, हार्ड स्टोन्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। कितने साइज का यूज करेंगे, 1:4:8 में 40 mm का यूज करेंगे। ठीक है, बेस कोर्स के लिए, किसके लिए, फॉर बेस कोर्स के लिए। अगर हमें 20 mm या 15 का हम यूज करेंगे तो 20 mm तक का हम बैलास्ट का यूज कर सकते हैं। जो हम स्टोन यूज करते हैं, स्टोन का साइज कितना होता है M15 के लिए, 20 mm हम लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। M15 के लिए हम जो है 20 mm लेके चलेंगे। कॉन्क्रीट यूज तो सीमेंट कॉन्क्रीट रोड के लिए, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड की बात करें 20 mm का हम क्या यूज करेंगे, स्टोन्स यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा दूसरे का बी इज़ द राइट आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है आज का, कंक्रीट सड़क के आकलन चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ कंक्रीट रोड। कंक्रीट रोड अगर हम बना रहे हैं तो उसकी और एस्टिमेट करने का ऑर्डर सीक्वेंस क्या है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करें, अर्थवर्क एक्सकवेशन करेंगे, फिर जाहिर सी बात है सड़क बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अर्थवर्क। पहले आप जो जितना बनाना है रोड को, आपको क्या है, कंस्ट्रक्शन करना है रोड पे, तो सबसे पहले आप उसकी क्या करोगे, खुदाई करोगे। ठीक है, अर्थवर्क एक्सकवेशन, फिर उसके बाद सीमेंट कंक्रीट फॉर बेस कोर्स, फिर उसके बाद बेस कोर्स बनाएंगे। ठीक है, बेस कोर्स के बाद फिर एंड सीमेंट कंक्रीट फॉर वियरिंग कोर्स, फिर लास्ट वाला जो कोर्स आप करेंगे वो सीमेंट कंक्रीट फॉर वियरिंग कोर्स करेंगे, जो ऊपर वाली कोट होती है, लेयर होती है। ठीक है, पहले हमारा क्या होता है, पहले सब बेस होता है, पहले सब ग्रेड होता है, हाईवे में आप लोगों ने पढ़ा, सब ग्रेड होता है, फिर सब बेस होता है, फिर बेस होता है, फिर ये कोर्स होता है। ठीक है, ऊपर वाला सबसे लेयर वाला जो हम बिछाते हैं उसको हम कोर्स बोलते हैं। तो क्या हो गया, सब ग्रेड हो गया, सब बेस हो गया, 4 कोर्स होते हैं इसमें जो है हमारे। ठीक है, तो ये आप लोगों को हाईवे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हर क्वेश्चन का हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देख लें वो आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो हमारा पहले क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन होगा। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की दरों को किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है। जो सरकारी कार्य होते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, SDO होता है, या इफेक्टिव बोर्ड होता है, या बोर्ड ऑफ चीफ इंजीनियर। जो वहाँ का बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ चीफ इंजीनियर होता है, उसके द्वारा ही फिक्स किया जाता है। ठीक है, जो वहाँ का जितनी भी मटेरियल्स वगैरह जो आ रही हैं, फिक्स कौन करता है, मटेरियल को फिक्स करता है बोर्ड ऑफ चीफ
इंजीनियर, ठीक है। तो हमारा पहले का कौन सा होगा, डी होगा। और अगर रेट एवरी ईयर की हम बात करेंगे, अगर हम हर साल की बात करें, हर साल कौन फिक्स करता है, एवरी ईयर जो फिक्स करता है वो जो हमारा करता है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है वो करता है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2500 किलोग्राम सीमेंट के लिए 2500 किलोग्राम सीमेंट के लिए बोरियों की संख्या की गणना कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को पता है एक बोरी में कितना होता है, 50 किलोग्राम होता है। 50 से डिवाइड करने कट जाएगा, 5 में 25 कितना आ जाएगी बोरी, 50 बैग आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 15 घन मीटर कार्ज के लिए 15 घन मीटर कार्ज के लिए RCC 1:24 के लिए आवश्यक रेत क्या निकालना है, हमें रेत की मात्रा निकालना है, बालू निकालना है, सैंड निकालना है। तो 15 घन मीटर के लिए तो जाहिर सी बात, वेट कॉन्क्रीट आप लोगों को पता है, वेट कॉन्क्रीट जो बराबर होता है, वेट कॉन्क्रीट का कितना परसेंट इंक्रीज करते हैं, 52% इंक्रीज किया। वेट कॉन्क्रीट हमें मात्र 100%, तो इसका 52% हम इंक्रीज करते हैं, कितना 1.52 मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कॉन्क्रीट के लिए हमें, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमेशा हम किसके लिए सॉल्व करते हैं, 1 मीटर क्यूब ऑफ 1 वेट कॉन्क्रीट के लिए सॉल्व करेंगे। तो 1 मीटर क्यूब वेट कॉन्क्रीट का हम 52 से 54% तक इंक्रीज करते हैं फॉर किसके लिए, ड्राई वैल्यूम के लिए, ठीक है, फॉर ड्राई सूखे वैल्यूम के लिए। तो कितना हो जाता है 1.1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब वेट इक्वल टू 1.52, ये क्या होगा, ड्राई वैल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो 15 क्यूबिक के लिए हमें निकालना है, 15 क्यूबिक मीटर के लिए निकालना है, 15 मीटर क्यूब के लिए निकालना है, इंटू 1.52 करेंगे डिवाइडेड बाई, फिर इंटू हो जाएगा, किसकी निकालना, 1:2 रेशियो क्या दिया, 1:2:4 हमें किसका पता करना है, सैंड का पता करना है। तो 2 जिसका पता करना है, टोटल रेशियो कितना है, टोटल रेशियो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 4 2 6 1 7 आ जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना 6 पॉइंट, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर, 6.51 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, द क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट की बात कर रहा है, रिक्वायर्ड 1:3:6 का रेशियो 20 क्यूबिक मीटर के लिए निकालना है। तो हमें पता है 1 मीटर क्यूब के लिए निकाल लेंगे, किसके लिए, वेट कॉन्क्रीट के लिए निकाल लेंगे। तो वो होता है 1.52 मीटर क्यूब होता है, किसका, ड्राई कॉन्क्रीट का होता है, ठीक है। ये यहाँ से यूनिट खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम आगे देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, हमारे पास अब आएगा 1 पॉइंट, किसका निकालना है हमें, कोर्स एग्रीगेट का निकालना है। तो कोर्स एग्रीगेट का रेशियो कितना है, यहाँ पे 1:3:6, कोर्स एग्रीगेट है 6 है, 6 टोटल रेशियो कितना, 6 3 9 1 10 है। टोटल रेशियो को हम हमेशा डिवाइड करते हैं, रेशियो आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटू करेंगे 1.5, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखिए और टोटल जो रेशियो दे रखा है उसको आप नीचे रखिए, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, इंटू क्या करना है, कितने क्यूबिक मीटर के लिए, यहाँ 20 मीटर क्यूब के लिए निकालना है। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, इसको काटेंगे, जो हमारा आंसर है 18.24 मीटर क्यूब। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर, 7 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड, सीमेंट, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सीमेंट बैग निकालना है, ठीक है। सीमेंट बैग की बात कर रहा है, तो हमारे पास रेशियो कितना 1:2:4 का रेशियो है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सीमेंट की संख्या कितनी 1 है, 1 अपॉन टोटल कितना 1 + 2 + 4, ठीक है, इंटू करेंगे, इंटू किसका करेंगे, 1 मीटर क्यूब वेट कॉन्क्रीट किसके बराबर होता है, 1.52 ड्राई वैल्यूम के बराबर होता है, इंटू 1.52 इंटू 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो कट के कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे जो हमारा ये आएगा 3.257 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, मीटर क्यूब। अब हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास सीमेंट की यूनिट वेट कितनी होती है, कितना आंसर है 3.257 मीटर क्यूब, इतना आ गया, इंटू अब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1440, क्या होता है 1440 आप लोगों को पता होगा, सीमेंट का यूनिट वेट होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये जो निकल गया, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, अब हम क्या करेंगे 3.257 इंटू 1440
40, फिर इनटू हमें करना है किससे 1440, ये तो हमें किलोग्राम में पता चल गया। अब हमें हर किलोग्राम, ये तो हमें मीटर क्यूब में पता चल गया, मीटर क्यूब को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अब हम उसको बैग में चेंज करने के लिए क्या है 50 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा 93.8। आप लोग क्या करना है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आंसर जो है हमारा सही है। ऐसे ही प्रोसेस क्या होगा, ऐसे ही होगा जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया वैसे ही आप लोगों को करना है। पहले क्या करना है, पहले आप जैसे कंक्रीट का सैंड का और उसका निकालते हैं तो पहले उसका वैल्यूम निकाल लेंगे। वैल्यूम निकालने के बाद स्पेसिफिक वेट से आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जब हो जाएगा स्पेसिफिक वेट से, तो आप लोगों को वन सीमेंट बैग की वेट पता है 50 किलोग्राम, लास्ट में डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद में डिवाइड कर दीजिए, तो उतना ही बैग उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर जो यहाँ पे आएगा किलोग्राम में, देखिए एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 3.257 आया है हमारे पास मीटर क्यूब, ठीक है। इनटू यूनिट वेट कितना है 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा। अब आंसर किस में आएगा, 1440 इंटू 3.257 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी किस में आएगी, किलोग्राम में होगी, ठीक है। किलोग्राम को 50 किलोग्राम से डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ बैग यहाँ पे पता चल जाएगा। तो कितना बैग आएगा, 93.8 बैग आ जाएगा। तो हमारा 8 का डी इज द राइट आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट ऑफ पेमेंट ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट की हम पेमेंट्स कैसे करते हैं। द यूनिट ऑफ पेमेंट ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट इन लिंटल में बात करें पर स्क्वायर मीटर, पर क्यूबिक मीटर, कुंटल, किलोग्राम, तो हम करते हैं किसमें, पर क्यूबिक मीटर में करते हैं, ठीक है। ये तो पता होगा आप लोगों को, पर क्यूबिक मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एस्टिमेट करने के लिए किस चीज़, कौन से डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो हमारा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन होगा, 10 का कौन सा हो जाएगा, ड्राइंग तो होता है, स्पेसिफिकेशंस भी होता है, रेट्स भी होते हैं, तो हमारा ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकलन की विभिन्न मात्राओं की गणना करने की तकनीक और कार्य के निष्पादन के दौरान व्यय को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। ट्रू होगा ये, ठीक है। क्या कह रहा है, एस्टिमेट द टेक्निक ऑफ द टेक्निक अगर हम यूज कर रहे हैं एस्टिमेटिंग करने के लिए तो एक्सपेंडिचर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपका आकलन करने की गणना करने की तकनीक है और कार्य के निष्पादन के दौरान व्यय को नियंत्रित करने के लिए कितना खर्च हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए एस्टिमेटिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। 11 का ए। 12 क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट आइटम इज नोन एज। एक वस्तु की प्रति इकाई लागत निकालने की प्रक्रिया कहलाती है वर्कशीट डाटा और डाटा एनालिसिस। तो जो पर यूनिट, जो हमारा कॉस्ट पर यूनिट जो हम निकालते हैं वो क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। तो द प्रोसेस ऑफ वर्किंग कॉस्ट पर यूनिट इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, डाटा बोलते हैं, ठीक है। डाटा, ये आप लोग याद रखना है आप लोगों को, डाटा। वाइल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। वाइल द फिक्सिंग पर यूनिट ऑफ एन आइटम द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर नीडेड, मटेरियल्स प्लस लेबर का हमें क्वांटिटी निकालना है, पर यूनिट रेट पता करना है। तो उसके लिए कौन सी जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है उस बुक, जिसमें हम डिटेल फिल करते हैं उस बुक का क्या नाम है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उस बुक को हम जो बोलते हैं स्टैंडर्ड डाटा बुक बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाटा बुक, ठीक है। इसमें हम डिटेल सारी लेबर और मटेरियल की क्या करते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या जानते हैं, स्टैंडर्ड डाटा बुक। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन केस ऑफ वर्क which require some special
टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट द अमाउंट ऑफ परसेंट ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट। अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट टोटल कॉस्ट का जो है जितनी एस्टिमेटिंग आ रही है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है उसका अगर कुछ मशीनरी वगैरह वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रही है, स्पेशल मशीन्स की रिक्वायरमेंट हो रही है प्रोजेक्ट को, वो कितना परसेंट होगा प्रोजेक्ट का, तो वो जो कितना परसेंट होता है वो होता है हमारा 1 to 2% होता है। ठीक है, तो हमारा ए इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, उन कार्यों के मामले जिनमें कुछ विशेष प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता होती है, अनुमानित लागत का कितना होता है 1 से लेके 2% तक होता है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड यूज टू प्रिपेयर अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट में जो होता है कौन सा हम मेथड नहीं यूज करते? क्यूबिकल कंटेंट मेथड, यूनिट बेस मेथड, प्लिंथ एरिया मेथड, साइलेंड्रिकल बेस मेथड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मेथड कौन सा है? प्लिंथ एरिया मेथड है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, और ये सब क्या है? अप्रॉक्सीमेट मेथड है। और ये जो है साइलेंड्रिकल बेस मेथड जो है ये अप्रॉक्सीमेट मेथड नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15 का डी इज द राइट 16। ठीक है, ये क्या कह रहा है? इन द प्लिंथ एरिया जो एस्टिमेट मेथड है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का इज कंप्यूटेड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लिंथ लेंथ एंड रेट, प्लिंथ ब्रेथ एंड रेट, प्लिंथ एरिया एंड प्लिंथ एरिया रेट्स। इसको जो हम ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी? एरिया निकल के आ जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? 16 का जो हमारा ऑप्शन होगा सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर ये अच्छा क्वेश्चन है आप लोग। एज पर 3867/1966 विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया शुड नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया जब हम कैलकुलेशन करते हैं प्लिंथ एरिया का तो उसमें कौन सा एरिया हम कंसीडर नहीं करते हैं? पोर्चेज एंड नॉन कैंटिलीवर टाइप ये तो हम कहते हैं। एरिया ऑफ बरसाती एंड टेरेस लेवल, एरिया ऑफ वॉल्स एंड फ्लोर, ये सब कैलकुलेट होता है। एरिया ऑफ लोफ्ट जो होता है ये हम नहीं कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ लोफ्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 है। अनुमानित अनुमानों की तैयारी के लिए घन सामग्री विधि, इकाई आधार विधि या प्लिंथ क्षेत्र विधि की तुलना में अधिक सटीक है। ठीक है, जो हमारा क्यूबिकल जो हमारा अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट होता है, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट होता है वो कौन से मेथड होते हैं? क्यूबिकल मेथड जो होता है सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। क्यूबिकल मेथड जो होता है सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। किससे? बाय यूनिट बेस मेथड एंड प्लिंथ एरिया मेथड। ठीक है, इन दोनों से अच्छा होता है प्लिंथ एरिया मेथड। ठीक है, और जो हमारा क्यूबिकल कंटेंट मेथड है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड जो है ये यूज किया जाता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्यूबिकल कंटेंट को हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। इन द क्यूबिकल कंटेंट मेथड द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज कंप्यूटेड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टोटल क्यूबिक कंटेंट्स, एरिया ऑफ बिल्डिंग या फिर वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग या लोकल क्यूबिक रेट या लेंथ ऑफ द बिल्डिंग। तो हमारा लोकल जो हमारा क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। लोकल क्यूबिक रेट। ठीक है, तो ये हमारे आज के टोटल। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 लोकल क्यूबिक रेट इज द राइट आंसर होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है Which of the following is not method of working out quantities like earthwork and brickwork in plinth? प्लिंथ में हम कौन सा मेथड निम्नलिखित में कौन सी प्लिंथ में मिट्टी और ईंटवर्क की जैसी मात्राओं को निकालने की एक विधि नहीं है? लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड ये नहीं है। सेंट्रल लाइन मेथड ये नहीं है। थिक वॉल थिन वॉल मेथड, पार्सली सेंट्रल लाइन एंड शॉर्ट
वॉल मेथड, सेंट्रल लाइन मेथड, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, ए इज द राइट आंसर होगा हमारा यहाँ लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी प्लिंथ में मिट्टी और ईंट वर्ग जैसी मात्राओं को निकालने की एक विधि नहीं है? तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लिंथ में मिट्टी और ईंट वर्ग जैसी मात्राओं को निकालने की एक विधि नहीं है? लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड ये है, सेंट्रल लाइन मेथड भी है। ठीक है, थिक वॉल एंड थिन वॉल मेथड ये कोई मेथड नहीं होता, पार्सली सेंट्रल लाइन एंड शॉर्ट वॉल मेथड। तो हमारा जो थिक वॉल थिन वॉल भी है, तो हमारा डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, डी जो होगा हमारा पार्सली सेंट्रल लाइन एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, तो 20 का कौन सा होगा? डी इज़ द राइट आंसर। तो आज के हमारे ये टॉप 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। ओके, थैंक्स।